Good morning, friends. Welcome to Civil's Manthan. Let's start today's editorial analysis. The article that we have today in the Hindu is The Gross Abuse of Manipur Mandate. ये आर्टिकल डिस्कस करता है रिसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस जो मणिपुर में डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ डिफेक्शन. वी हैव सीन सर्टेन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के मेंबर्स ने डिफेक्ट किया था. पहले असेंबली इलेक्शन के बाद डिफेक्ट किया था, फिर से डिफेक्ट किया फ्रॉम अर्लियर फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बीजेपी, और अब बीजेपी से दोबारा किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं. तो ये एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. रोल ऑफ स्पीकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें. तो ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज इस आर्टिकल के अलावा हम डिस्कस करेंगे कि एंटी डिफेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना एग्जाम में. सेम रोल ऑफ स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जीएस पेपर 2 मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये. तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सजेशंस डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो एंटी डिफेक्शन डिफेक्शन के रिगार्डिंग एक ब्रीफ बेसिक देख लेते हैं. जो एंटी डिफेक्शन जो है, डिफेक्शन के अगेंस्ट हमारे आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 10 है, एंड दिस शेड्यूल 10 वाज ब्रॉट बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. जो डिफेक्शन होता है, डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन बेसिकली जब एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को एमएलए या एमपी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो वो हम उसको डिफेक्शन बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं कि द मेंबर हैज डिफेक्टेड फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी. तो कुछ 3 कंडीशंस होती हैं. फॉर एग्जांपल कि या तो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दे, ठीक है, वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप. सेकंड प्रोविजन क्या होता है कि पार्टी विप के अगेंस्ट, कि पार्टी विप कई बार डायरेक्शन देती है कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पार्टी के फेवर में वोट करना है, तो या तो उस टाइम पे एब्सटेन हो जाए या फिर पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग कर दे, ठीक है, या फिर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए, या फिर कुछ लोग मिलकर एक अलग पार्टी बना लें. तो ऑल दिस विल कम अंडर द डिफेक्शन. इसमें 2/3 मेंबर्स की जो है वो अगर अलग होते हैं तो इसको एक तरह से अलाउ किया गया, वो वैलिड रखा गया कि 2/3 मेंबर्स ऑफ ए पार्टी दे कैन कम आउट एंड कैन मेक सेपरेट एंटिटी, वो अलाउड है. बट उसके अलावा उससे कम वाले जो है वो डिफेक्शन के अंडर आएगा. एंड जब भी ऐसा कोई डिफेक्शन का केस आता है तो उस टाइम पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पावर होती है, एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्ट्स एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारा क्या हुआ? स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और विधानसभा, एंड वी कैन से चेयरमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा. तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करता है. प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज द फाइनल अथॉरिटी इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द चार्जेस ऑफ डिफेक्शन. तो डिफेक्शन के बेस पे डिस्क्वालिफिकेशन का की जो पावर है वो अथॉरिटी किसके पास है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है, ऑफ द हाउस. तो ये हमारा डिफेक्शन के रिगार्डिंग है. अब उसके बाद इस एंटी डिफेक्शन लॉ को थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया गया. दैट वाज बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या रेस्ट्रिक्शन लाई गई कि कोई भी अगर इन केस एनी पर्सन हु डिफेक्ट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी, उसको मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, राइट? तो इन केस अगर कोई पर्सन इस बेस पे पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आता है कि भाई वो मिनिस्टर बन जाएगा, तो वो जो है वो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको भी प्रोविजन को लेके आया गया, राइट? वैसे 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आपका 15% तक की रेस्ट्रिक्ट भी किया गया कि मिनिस्टर्स जो है वो 15% ऑफ द मेंबरशिप से ज़्यादा आप नहीं दे सकते. तो ये कुछ प्रोविजंस थे रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन. अब इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल में ये क्या रिलेशन है. तो मणिपुर में एक पॉलिटिकल क्राइसिस एमर्ज हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग ये एक आर्टिकल है. उसको ये राइटर बताते हैं क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी है बेसिकली. देन स्टार्ट्स कि डिफेक्शन के रिगार्डिंग एक लॉ बना, एंड अंडर 10 शेड्यूल जो अभी आपको बताया इन 1985 बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. फिर बता रहे 2003 में थोड़ा इसको और टफ बनाया गया, स्ट्रिंजेंट बनाया गया बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. क्या प्रोविजन था? अभी बताया आपको कि इसके थ्रू अगर डिफेक्ट होके कोई पर्सन, कोई मेंबर अगर डिफेक्ट करता है तो उसको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह नहीं मिलेगी, राइट? तो
अभी जो है बता रहे हैं कि जो पावर में है वहां पर किसी भी कई जगह हमने पहले भी केसेस में देखा है, तो वो इसको यूज करते हैं अपने फेवर में लॉ को विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ स्पीकर एंड ऑल। इन केस ऑफ पर्टिकुलर केस ऑफ मणिपुर, तो यहाँ पर 2017 में जो है असेंबली इलेक्शन हुआ था एंड देयर वाज अ हंग वर्डिक्ट, हंग असेंबली, किसी की कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं थी वहां पर। बट आईएनसी के हाईएस्ट जो है आपके सीट्स थी आईएनसी के पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, देन बीजेपी। लेकिन उस टाइम पर जो गवर्नर थी स्टेट की, गवर्नर मणिपुर स्टेट की नजमा हेपतुल्ला, उन्होंने बीजेपी को इनवाइट किया टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और बीजेपी ने उस टाइम पर बाकी एमएलएज की हेल्प से, इवन कुछ एमएलएज जो है वो कांग्रेस से डिफेक्ट करके वो उन्होंने बीजेपी के पक्ष में आ गए थे। तो ऐसे काफी कुछ हुआ था, बाकी और मेंबर्स थे उन्होंने वो भी बीजेपी के पक्ष में, ऐसे उन्होंने, तो देयर वाज ए केस फॉर द डिफेक्शन बेसिकली, राइट। अब मणिपुर के केस में बता रहे कि सीलिंग ऑन द मणिपुर कैबिनेट सेट बाय 10 शेड्यूल इज 12, सो इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। तो वैसे तो 15% की लिमिट होती है एज पर द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर मणिपुर के केस में 12 की लिमिट है इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, जो कि मिनिस्ट्री जो है 12 तक ही मिल सकती है। अब जो लोग डिफेक्ट करके या फिर जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के या फिर अपनी पार्टी की बजाय बीजेपी को सपोर्ट किया, कुछ न कुछ तो बेनिफिट देख के आए होंगे उस टाइम पे कि भाई हमें मिनिस्ट्री मिलेगी, ये मिलेगा। लेकिन मिनिस्ट्रीज तो लिमिटेड मिल सकती है भाई, 12 मिनिस्टर्स हो सकते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इन मणिपुर के अंदर, ठीक है। तो आपस में फिर टसल्स होने लगी, इंटरनल फ्रिक्शन हुआ। सो देयर वाज इंटरनल फ्रिक्शन एज वेल एज फ्रिक्शन विद द मेंबर्स हु सपोर्टेड द बीजेपी आफ्टर जो ये सारा जो क्राइसिस हुआ उस टाइम 2017 के अंदर। अब इंटरनल पार्टी में भी फ्रिक्शन होने लगी आपस में। तभी क्या हुआ कि 17 जून को जो 3 एमएलए डिसाइडेड टू क्विट द पार्टी एंड असेंबली मेंबरशिप टू अलाइन द कांग्रेस, ठीक है। जैसे कि पहले उस टाइम पर कांग्रेस के लोग कुछ बीजेपी को सपोर्ट किया था, सेम अब इस टाइम पर कुछ बीजेपी के लोगों ने अब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं टू जस्ट क्विट द पार्टी एंड टू सपोर्ट द आईएनसी, टू सपोर्ट द कांग्रेस। अब जो लॉ है वो बता रहे हैं कि लॉ को जो यूज किया गया, दैट हैज बीन यूज्ड बाय द स्पीकर इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी। वहां पर इन मणिपुर रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी है अभी फिलहाल। तो एक पार्टीशन पॉलिटिक्स को ही प्रमोट कर रही है चीजें, ये आर्टिकल बताते हैं। एंड इट ऑल्सो सेज दैट जो मणिपुर है वो एक सेंसिटिव है एरिया, बिकॉज इट अलाइंस, इट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और कुछ वहाँ पर बॉर्डर इश्यूज भी रहते हैं, इंसर्जेंसी भी रहती है। तो सेंसिटिव इंसर्जेंसी टोन बॉर्डर स्टेट के अंदर, ये दिस पॉलिटिकल क्राइसिस इज नॉट गुड फॉर द स्टेबल डेमोक्रेसी देयर। तो स्टार्टिंग में जो कांग्रेस डिफेक्टर्स थे अब वो वापस आए यहाँ पे। तो अभी जो पेटिशंस है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 8 वर लेफ्ट अनहिडेड बाय स्पीकर। हुआ क्या कि ये जो लोग थे, इसके बाद ये कोर्ट में बात चलेगी, कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बात गई। फिर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसके ऊपर डिसाइड किया जाए बाय स्पीकर जो है। तो पेटिशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 8 जो कि जिन्होंने डिफेक्ट किया था, दे वर लेफ्ट अनहिडेड बाय द स्पीकर फॉर मोर देन 3 इयर्स। जिन्होंने इनिशियली 2017 में डिफेक्ट किया था उनकी पेटिशन पे, क्योंकि उस टाइम पर जो रूलिंग पार्टी थी उसके फेवर में स्पीकर ने डिसीजन दिया था कि ताकि भी अगर अभी डिसाइड करेंगे और इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो फिर हो सकता है कि इससे बीजेपी की जो रूलिंग पार्टी थी उस टाइम पर उनकी सरकार गिर जाए। तो अकॉर्डिंगली स्पीकर ने रूलिंग पार्टी के फेवर में डिसीजन दिया और डिस्क्वालिफिकेशंस की पेटिशन को नहीं सुनवाई की उस टाइम पे। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे द फर्स्ट डिफेक्टर वाज डिस्क्वालिफाइड। तो एक जो पहला डिफेक्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया विद इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जो 7 और डिफेक्टर्स थे दे रिमेन अनपेनलाइज्ड एंड दी इन दैट केस कांग्रेस मूव द मणिपुर हाई कोर्ट। अब मणिपुर हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इसने डायरेक्ट किया स्पीकर को कि टू डिस्पोज ऑफ द केस एट द सूनेस्ट, लेकिन आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्टेट्स लोन राज्यसभा सीट। जब स्टेट में स्टेट की एक ही राज्यसभा की सीट आनी है, उस राज्यसभा सीट के इलेक्शन होने हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो केस है वो आपको इस राज्यसभा इलेक्शन की के बाद में डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। अब ये सारा हाई कोर्ट का डिसीजन था। देन हाई कोर्ट प्लेस्ड ए बैन ऑन द 7 MLAs फ्रॉम एंटरिंग द असेंबली।
और हाई कोर्ट ने बैन भी कर दिया कि 7 एमएलए असेंबली में नहीं आएंगे और स्पीकर इनकी सुनवाई जो है इस इलेक्शन के, राज्यसभा इलेक्शन के बाद करेगा। अब इस टाइम पर क्या थिंग्स व्हाट थिंग्स हैव टर्न अराउंड। तो पार्टी जो है एनपीपी, जिसके 4 एमएलए हैं असेंबली में, तो पार्टी वॉकड आउट ऑफ बीजेपी लेड अलायंस, जो कि 2017 के इलेक्शन के बाद इन्होंने अलायंस में आए थे, एंड प्लेज सपोर्ट टू द अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ऑन जून 17। तो इससे कांग्रेस की पोजीशन काफी स्ट्रांग होने लगी। देन बीजेपी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, रूलिंग पार्टी ने, कि वहां पर किस तरह से राज्यसभा इलेक्शन की जो सीट वो जीती जाए और आगे अपनी पार्टी को भी स्टेबलाइज किया जाए वहां पर। लेकिन उसी टाइम पर क्या हुआ, बीजेपी, क्योंकि स्पीकर जो है रूलिंग पार्टी ने चुना हुआ है, तो वो स्पीकर का काफी चांसेस होते हैं कि दैट गिव्स डिसीजन इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी। दैट इज अनफॉर्चुनेट इन फैक्ट कि स्पीकर हैज टू एंड शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पार्शियली एक्ट करना चाहिए स्पीकर को। जब 4 ऑफ द 7 कांग्रेस डिफेक्टर्स, जिन्होंने की स्टार्टिंग में डिफेक्ट किया था कांग्रेस से बीजेपी में, उन्होंने भी डिसाइड किया कि कांग्रेस के खेमे में वापस आ जाते हैं। ठीक है, जो बताया 2017 का इलेक्शन हुआ, कुछ कांग्रेस के 4 जो है एमएलए डिफेक्ट करके बीजेपी में आ गया, वो 4 एमएलए भी कांग्रेस के खेमे में वापस जाने की का डिसाइड किया उन्होंने। अगर इफ दे रिमेन नॉट डिस्क्वालिफाइड, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं रखे जाते हैं, एंड इफ दे वर अलाउड टू वोट, इट हैड बिकम ए फोरगोन कंक्लूजन कि बीजेपी जो है राज्यसभा की सीट को लूज कर जाएगी यहाँ पर। लेकिन कल ही क्या हुआ, कल जो है, कल की डेट में जो बता रहे हैं स्पीकर, आर्टिकल बता रहे हैं कि स्पीकर ने उस केस को हियर किया जो कि डिस्क्वालिफिकेशन का केस था, बिकॉज ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इन के खिलाफ, ऑफ द केस ऑफ द 3 डिफेक्टर्स स्टिल इन बीजेपी। तो 4 तो भाई कांग्रेस के खेमे में वापस जा रहे हैं। जो 3 डिफेक्टर्स थे, बचे 3 जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और अभी भी बीजेपी के खेमे में है, उनके उनके केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, राइट, जो कि डिफेक्शन के ग्राउंड पे जो केस था। अब ये बता रहे कि ये जो डिसीजन है, दिस इज अगेंस्ट द हाई कोर्ट डायरेक्टिव, कि हाई कोर्ट ने बोला था कि देयर शुड नॉट बी एनी डिसीजन ऑन दिस बिफोर द राज्यसभा इलेक्शन, और स्पीकर ने उनको एक्सोनरेट कर दिया, उनके चार्जेस को, उनको बरी कर दिया उनके चार्जेस से। जबकि बाकी के 4 थे, उनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया और उनके नाम भी नहीं है वोटर लिस्ट में। तो इट अपीयर्स टू बी ए पार्टीशन डिसीजन बाय द स्पीकर इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी। फिर हाई कोर्ट अब की इंटरवेंशन जो है होने के चांसेस हैं इस इलेक्शन के ऊपर, ऑन द सिलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन केसेस, जो सिलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ किया है स्पीकर ने, एज वेल एज स्पीकर्स ट्राइब्यूनल ओवर रूलिंग द हाई कोर्ट डायरेक्टिव, कि भाई स्पीकर ने कैसे हाई कोर्ट के डायरेक्टिव को ओवर रूल कर दिया। जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, देन हाउ स्पीकर कैन डू इट। हालांकि अभी तक हम ये पढ़ते हैं कि स्पीकर्स डिसीजन ऑन दिस इज फाइनल एंड बाइंडिंग, जो हम अभी तक हम पढ़ते आए, बट आफ्टर द अरुणाचल प्रदेश केस, वहां पर प्रेमा चांडू केस हुआ वहां पर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हैज टेकन द डिसीजन ऑफ द स्पीकर्स रोल एज वेल। तो अभी जो है स्पीकर के रोल के ऊपर कोर्ट्स जो है वो डिसीजन ले रहे हैं, सो इट इज नॉट, इट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो। अभी प्रेजेंट केस के अंदर हम कह सकते हैं, बट बुक्स वगैरह में जो पहले लिखा था कि फाइनल बाइंडिंग, सो अपीयर्स नॉट टू बी अंडर जुडिशियल रिव्यू, लेकिन अभी एज कोर्ट्स आर टेकिंग डिसीजन ओवर इट, so that comes under the judicial review. Secondly, opposition is now demanding a no confidence motion, because opposition कांग्रेस को लग रहा है कि भाई रूलिंग पार्टी के पास तो भाई मेजोरिटी नहीं है, so they are demanding the no confidence motion against the government. So ये ओवरऑल सिनेरियो है इन मणिपुर that is going through the political crisis. तो इसमें हमारे जीएस के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हाईलाइट होते हैं। वन इज एंटी डिफेक्शन, सेकंड रोल ऑफ स्पीकर। इनके रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए दैट कैन बी यूज्ड इन द मेंस आंसर राइटिंग। तो डिफेक्शन आपको बताया कि डिफेक्शन क्या होता है, 3-4 ग्राउंड्स थे उनके ऊपर डिफेक्शन होता है, ठीक है। अब डिफेक्शन के रिगार्डिंग कुछ केस था आपका, किहोतो होलोहान केस था इन 1992। इन किहोतो होलोहान केस, दिस एंटी डिफेक्शन लॉ दैट वाज मेड, इट वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब जो स्पीकर की जो अथॉरिटी है टू डिसाइड ओवर द डिफेक्शन, जो कि भी फाइनल होता है इन केस,
right? Yeah, one thing about speakers, जो decision in defection case, that is basically under judicial review. Judicial review के अंदर ही आता है, all right? बिकॉज पहले भी केसेस में जैसे आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स थी इन हरियाणा, उसके बाद भी डिफेक्शन के केसेस आते हैं, स्पीकर का डिसीजन फाइनल बाइंडिंग होता है, बट स्टिल द पार्टीज गो टू द वहाँ पर केस में कोर्ट में जाती हैं एंड इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, राइट? अब यहाँ पर जो एंटी डिफेक्शन का जो था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कियोतो होलान केस में इसको कॉन्स्टिट्यूशन बताया, स्पीकर कैन डिसाइड ओवर इट. देयर वर टू ओपिनियंस, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन. मेजोरिटी ओपिनियन ने डिसाइडेड इन फेवर ऑफ स्पीकर, एंड minority opinion in Kyoto Holwan case, it said कि because speaker remains in office because of the support of the ruling party, तो काफी chances होते हैं कि speaker जो है it gives the partition decision, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया था. अब एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि व्हाई, व्हाट आर द बेनिफिट्स, कि पॉजिटिव्स क्या हैं इसके, क्यों एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी देयर. बिकॉज जो पार्टी होपिंग होती है, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, जो डिफेक्शन है उसको ये रोकता है. सो इट हॉर्स ट्रेडिंग को ये बेसिकली चेक करेगा. सेकंड पॉइंट कुड बी इट हेल्प्स इन स्टेबलाइज द गवर्नमेंट, स्टेबलाइज द पार्टी, स्टेबलाइज द गवर्नमेंट बेसिकली इन द स्टेट और द यूनियन. तो हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है, मेंबर्स की खरीद फरोख्त है, उसको चेक करता है, ठीक है. पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज करता है, ऐसा नहीं कि कभी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, बिकॉज जब व्हेन द पीपल दे वोट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. मैनिफेस्टो होता है, उसके बेस पे वोटिंग करते हैं. अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की हम क्रिटिसिज्म की बात करें, देन इट अलाउज द ग्रॉस डिफेक्शन. ग्रॉस डिफेक्शन कैसे अलाउ करता है? टू थर्ड अगर मेंबर्स छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, स्प्लिट, दैट इज अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखा है, राइट? देन सेकंड क्रिटिसिज्म की ये डिसेंट को अलाउ नहीं करता है, राइट? भाई पार्टी ने विप जारी कर दी, अब सभी मेंबर्स को उस पार्टी की विप के अकॉर्डिंगली ही वोटिंग करनी पड़ेगी या उसके हिसाब से डिबेट में पार्टिसिपेट करना है. तो उसी के हिसाब से अगर सब कुछ करना है, वोटिंग करनी है, तो इंडिविजुअली जो एमपी एमएलए जो डिसाइड करता है, खुद की इंडिविजुअल कंसाइंस है, उसके ऊपर वो डिसीजन नहीं ले सकता है. और हो सकता है दैट कंसाइंस इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर. सो वो इंडिविजुअल जो डिसेंट जो है ना, डिसेंट को ये, फ्रीडम ऑफ डिसेंट को ये बेसिकली सप्रेस करता है, राइट? और पार्टी डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करता है. सो दैट इज, वी कैन से, सो एमपीज के लिए पैराडॉक्स है कि वो अपने इलेक्टर्स के लिए इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं ले सकते हैं. फोर्स्ड कंसेंसस, वी कैन से, फोर्स्ड कंसेंसस को ये इंप्लीमेंट करता है. एंड प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है उसका भी रोल जो है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स रोल ऑल्सो रिमेन्स पार्शियल और बायस और पार्टीशन इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी. ये कुछ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द प्रेजेंट एंटी डिफेक्शन लॉ दैट वी हैव. अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट ऑन एथिक्स एंड गवर्नेंस, उसमें इन्होंने रिकमेंड किया कि जो डिफेक्शन का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन शुड बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर. प्रेसिडेंट इन केस पार्लियामेंट की, गवर्नर इन केस असेंबली के अंदर, स्टेट असेंबली, should be decided by president or governor on the recommendation of इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है. सेम में लॉ कमीशन रिकमेंड करता है कि रिगार्डिंग पार्टी विप के रिगार्डिंग रिकमेंड करता है कि जो इश्यूएंस ऑफ विप है उसको लिमिट किया जाना चाहिए उन्हीं बिल्स तक जो कि पार्टी के सर्वाइवल की, गवर्नमेंट के सर्वाइवल के रिगार्डिंग कुछ बिल्स आते हैं, लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल, तो वहीं तक लिमिट होना चाहिए कि पार्टी विप. यूके मॉडल को भी फॉलो करने की बात कर सकते हैं. इन यूके मॉडल फॉर एंटी डिफेक्शन यहाँ पर क्या है कि एक्सक्लूजन फॉर पार्टी होती है बट कंटिन्यूज टू बी इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ हाउस. ठीक है, तो जिनको भी डिफेक्ट किया गया है तो पार्टी से एक्सपल्शन हो जाती है उनकी, बट दे कंटिन्यूज टू बी इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द हाउस.
and they can be readmitted as well. So UK model can be followed. So these could be the suggestion. Regarding role of speaker, because role of speaker is under criticism, कि speaker they decide in favor of the ruling party because उन्हीं की support से वो speaker की post पे आए हैं, और even in most of the cases वो speaker जो है उसी party के member होते हैं, तो वो अपनी party के member को ही speaker बना देते हैं. So how that particular person, the member who has been the member of party और speaker बनने के बाद वो independent decision लेंगे, बहुत tough ये situation होती है. In UK the convention is there that whosoever gets appointed to the post of presiding officer, speaker, the person resigns from the party, leaves the party, जिस भी party का member होता है, and then works on the position of the speaker, so that the office of speaker can work independently, impartially, which is very essential for the vibrant democracy of our country. So ये कुछ हमारे points है regarding that you can write in the mains exam. Just learn these, understand these, and cram these. And that's all for today's discussion. If you have any questions, any doubts, you can ask your questions on this Telegram group. And we have a Telegram channel as well. Links of both are given in the description box below. And if you like this video, please do subscribe, press the bell icon, and keep on listening. Thank you very much.